अब आ जाओ आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं पढ़ लेता हूँ। क्लास में अंडर विच एक्टिविटी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल फॉल। आपको बताना है ये ट्रांजेक्शंस किस में फॉल करेंगे, मतलब ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। पहली चीज, डिविडेंड पेड बाय ए फाइनेंशियल कंपनी। डिविडेंड, पेड बाय फाइनेंशियल। अच्छे से समझना पॉइंट को। पेड बाय ए फाइनेंशियल कंपनी, बताओ क्या आएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगी। फाइनेंसिंग। मुनाजा हो रही है फाइनेंसिंग। बाकी चार बच्चे जल्दी बताओ, टाइम जाया नहीं करना, ऑलरेडी मैंने 13 मिनट जाया कर लिए। बताओ, बाकी चार बच्चे जल्दी बताओ, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग। लातिका, लगा यस सर। ये फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग। सर एक मिनट। साहिबा बेटा, जहरान, साहिबा, जल्दी बोलो ना कुछ भी। मैंने तो फाइनेंसिंग। आपको कुछ बोला था कि एक फाइनेंस कंपनी होती है, नॉन फाइनेंस कंपनी होती है, उस हिसाब से आपने देखना है कि इनका ऑपरेटिंग बनेगा या फाइनेंसिंग बनेगा। उसके बावजूद भी मुनाजा बोल रहे हैं कि नहीं सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्या हुआ, फाइनेंशियल कंपनी है, तब भी अगर फाइनेंशियल कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, ये उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इस ये जो आपने बोला फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको एक्सप्लेन करो, क्यों आप बोल रहे हो कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है मुनाजा। सर इसलिए क्योंकि जब हम फाइनेंस पे कर रहे हैं, ये ना, सॉरी, क्या डिविडेंड था, पे कर रहे डिविडेंड। हैं, मैं अगर फाइनेंस कंपनी बना दूंगा, सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा जेके बैंक फॉर द टाइम। जेके बैंक ने डिविडेंड किस पे देगा, एक कंपनी डिविडेंड किस पे देती है, अपने शेयर्स पे। हम्म। तो जो इसकी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल पे डिविडेंड देगा, हम्म। ये देगा ना, शेयर कैपिटल पे ये डिविडेंड देगा। हाँ, तो सर शेयर कैपिटल तो इसने अपना कैपिटल ले लिया है ना, तो ये वही है ना शेयर फाइनेंस। कैपिटल तो इसके लिए भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हम्म। क्या हुआ, ये फाइनेंसिंग कंपनी है, क्या हुआ ये अदर देन फाइनेंस कंपनी है। भाई मैं जो अपने फाइनेंस बिजनेस के लिए भी तो जो पैसा उठा रहा हूँ, जो शेयर कैपिटल है मेरी, उसको जो मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ, वो मेरा क्या है, फाइनेंस एक्टिविटी। हैड दिस बीन इंटरेस्ट पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी, अगर ये इंटरेस्ट पेड बोलता बाय अ बैंक या बाय अ फाइनेंस कंपनी, वो मैं बोलता भाई इंटरेस्ट पे करना बैंक का तो मेन बिजनेस है कि नहीं। वो लोगों से डिपॉजिट देता है, लेता है, और उसको इंटरेस्ट देता है। तो वहां पे उसका बिजनेस ही यही है, लोगों को सूद पे पैसा देना, लोगों से सूद पे पैसा लेना। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी था। बट जहां तक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, डिविडेंड में अपनी शेयर कैपिटल पे दे रहा हूँ। तो शेयर कैपिटल मैंने क्यों रेज कर लिया, क्योंकि मेरे को बिजनेस करना है। तो शेयर कैपिटल मैंने अपनी बिजनेस की फंडिंग के लिए की है, फाइनेंसिंग के लिए की है। तो शेयर कैपिटल मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इस पे मैं डिविडेंड दूंगा तो वो भी मेरा फाइनेंसिंग कंपनी है। अब सबको लॉजिक समझ आया कि क्यों मुनाजा ने इसके बावजूद भी बोला ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हम्म। बिकॉज ये शेयर यस कैपिटल सर। के अगेंस्ट में आप दे रहे हो। चलो, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपकी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। इस पे आपने क्या किया है, इस पे आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे कर लिया है। तो अगेन इंटरेस्ट पे आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनेंस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सेल ऑफ पेटेंट, इन्वेस्टिंग। आपने अपने पेटेंट्स बेच दिए, दिस इज योर हम्म। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, यस सर। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी। सर ये आएगा ना इन्वेस्टिंग में। नहीं, हाउ। फाइनेंस। डिविडेंड ऊपर क्या था, रिसीव्ड। पेड, वहां पे था पेड। हम्म। रिसीव्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी। हम्म। फाइनेंस कंपनी के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करना, फाइनेंस कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा। ठीक। समझ लो मेरी बात, फाइनेंस कंपनी क्या किया होगा, डिविडेंड कैसे आएगा। फाइनेंस कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, वहां से इसको डिविडेंड मिला। फाइनेंस कंपनी का ये काम होता है, फाइनेंस कंपनी का ये काम होता है कहीं पे इन्वेस्ट कर देना, वहां से पैसा कमाना। ठीक। फाइनेंस कंपनी जो होती है, उसका मेन काम ही ये होता है। एक तो वो लोन पे पैसा देती है,
और जो उसको पैसा आता है उसको वो कहीं इन्वेस्ट करती है। हम्म, तो उनके लिए कहीं पे इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होता है, उनके लिए कहीं पे इन्वेस्ट और- करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा ठीक, अगर यहाँ पे नहीं होता कि ये फाइनेंस कंपनी ने किया है अगर ये डिविडेंड केस ऐसा होता, डिविडेंड रिसीव्ड बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, तो रिसीव। उनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, अब आया मुझे डिफरेंस समझ। मैं दोबारा से समझा दूं, मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल, एक टिपिकल फाइनेंस कंपनी की बात करेंगे, सपोज एलआईसी की बात करेंगे, ठीक है। आपको पता है एलआईसी का रेवेन्यू मॉडल क्या है? हम फॉर द टाइमिंग एलआईसी एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। आप में से कोई मुझे बता सकता है एलआईसी का रेवेन्यू मॉडल क्या है? रेवेन्यू मॉडल पता है क्या होता है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। सर रेवेन्यू प्रीमियम। मॉडल, रेवेन्यू मॉडल का मतलब क्या होता है? ये वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करते हैं? बहुत अच्छा बेटा, रेवेन्यू मॉडल का मतलब होता है ये पैसा कमा कैसे कमाते हैं। आप लोगों ने एक सीरीज देखी थी, शार्क टैंक करके कुछ आता था। यस सर। हाँ अभी तो आपके ठीक एग्जाम है। है, जब कभी थक जाओगे पढ़ाई पढ़ाई करते, शार्क टैंक ऐसी चीज है ना, आपको थोड़ा होरिजन खुल जाएगा। उसमें वो उनको बोलते हैं कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, और एक टर्म जो आपकी लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है। लाइन ऑफ एक्टिविटी मतलब क्या है? आप किस में डील कर रहे हो। कोई बोलता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फिर हम बोलते हैं तो आपकी लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है, मतलब करते क्या हो, बिजनेस कौन सा करते हो। बिजनेस तो कॉमन हो गया ना। जैसे बोलते हैं मैं जॉब करता हूँ, किस में जॉब कर रहे हो। बिजनेस में लाइन ऑफ मतलब क्या काम कर रहे हो। एनीवे कमिंग बैक का एलआईसी, एलआईसी कैसे पैसा कमाती है? सर बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं, पॉलिसीज। नहीं, बॉन्ड में हटा देता हूँ। आपने बोला कि सर एलआईसी का एक टिपिकल जो हमने देखा है बचपन से, वो बोलता है कि आप हर साल हमें प्रीमियम दे दो, हाँ इंश्योरेंस। हम्म। प्रीमियम दे दो, इंश्योरेंस प्रीमियम दे दो। सपोज हम्म। आपने हर साल 10-10 हजार दे दिया, खुदा ना खास्ता अगर आपकी डेथ हो गई तो हम आपको 50 लाख रुपए दे देंगे। ठीक। यहाँ तक समझ आ रहा है बिल्कुल ना। अब आपको क्या लगता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी इससे भी पैसा ली, इससे भी पैसा ली, इससे भी पैसा, सबसे पैसा ले रही है, और इनको पता है कि भाई यार क्या होगा, सब तो नहीं मरेंगे, एक आदि मरेंगे, उनको देंगे बाकी पैसा, बाकी पैसा ये अपने को रखेंगे। बट द पॉइंट इज, मैं मेरा पॉइंट समझ लो, इनको जो मैंने 10 हजार दिए, किसी और ने 10 हजार दिए, ये उन 10 हजार को क्या करते हैं, अपने पास ही रखते हैं क्या अकाउंट में, या आगे जाके कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ये आगे जाके उस पर इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी, क्या करते हैं, लोगों से तो पैसा ले लिया, एक एक कंसेप्ट है इसमें कि भाई अगर मैं 100 लोगों से पैसा लूंगा, 100 तो नहीं मरेंगे। आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, मैंने अपनी गाड़ी का जीरो डेप इंश्योरेंस कर लिया, हम 100 बंदों ने जीरो डेप इंश्योरेंस कर लिया। ये फाइनेंस का वो इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं अगर तुम्हारा कुछ नुकसान होगा हम पूरा दे देंगे। तो 100 गाड़ियों का तो एक्सीडेंट थोड़ी होता है। एक तरीका है, इसे पता है उनको कि भाई मैं अगर इनसे 10 हजार रुपए ले रहा हूँ, 100 गाड़ियों से ले रहा हूँ, या ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 10 गाड़ियों को नुकसान हो जाएगा, तो 10 को मुझे देना पड़ेगा पैसा, बाकी सबका तो मेरा सेविंग हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, जो वो प्रीमियम लेते हैं उस प्रीमियम क्या करते हैं, वो आके उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि आइडल तो पैसा कोई भी नहीं रखेगा। तो एलआईसी हो या बाकी भी फाइनेंस कंपनी, ये इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जहां इनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो थोड़ा, एक तो जहां पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, और थोड़ा ये हेजिंग भी कर लेते हैं कि भाई थोड़ा रिस्क भी मिटिगेट हो जाएगा। तो कुछ चीजें है कि गोल्ड में लगाते हैं, कुछ है कि कुछ की एफडी कर लेते हैं, कुछ है कि कैश रिजर्व रखते हैं जो इमीडिएटली आपको कैश सेटलमेंट करते हैं, कुछ है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये फाइनेंसिंग कंपनी जो इनके पास पैसा आता है, जो बैंक भी है आपका, आपका जो जेके बैंक है, आप जेके बैंक क्या बोल रहे हैं, मेरा सेविंग अकाउंट है, ले लो भाई, अपने पास पैसा रखो, एफडी इतने की कर लो। एफडी को आपको वो 5.5-6% इंटरेस्ट दे रहा है, सेविंग पे 4% इंटरेस्ट दे रहा है। बट जब आप लोन लेने जाते हो, आपसे कितना लोन लेता है, लोन पे इंटरेस्ट देता है वो 13%, 14%, 15%, 20%, ऐसे ऐसे करके आपको आपको इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। ना तो पॉइंट इज, सबको तो लोन नहीं देता है, बाकी पैसा कहाँ करता है वो, बाकी पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका ये पैसा यहां से लेना और इसको आगे जाके कहीं लगा देना, या तो लोन दे देना, या कोई इन्वेस्ट कर देना कहीं पे, ये सारा इनका ऑपरेशन का पार्ट है। तो फाइनेंसिंग कंपनी जो है, फाइनेंसिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, वो अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है, उसका काम ही ये इन्वेस्ट कर लेना। ठीक ठीक। समझ आई मेरी बात? सबको समझ आया? हम्म। फाइनेंशियल कंपनी का काम ही है ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लेना। तो वहां से जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वहां से जो उसको डिविडेंड मिलेगा, वो उसकी रेवेन्यू एक्टिविटी है, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो उसकी फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। समझ आई बात? सब यस। बताओ सर, ये कैसे तो बना, यस सर, हाँ आया बताइए मुझे। ना। ठीक है, हाँ टाइम सर आया। पे आप एक जवाब। चलो, पॉइंट नंबर 5, पेमेंट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश टू एक्वायर शेयर्स बाय अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक।
एक ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब सेल परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने शेयर्स परचेज कर दिए, एक नॉर्मल, तो ट्रेडिंग कंपनी में मतलब यहाँ पे कौन से, नॉन फाइनेंस कंपनी, उनने शेयर्स परचेज कर लिए। तो उन्हें जो शेयर्स परचेज के लिए, उनके लिए क्या है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, बिकॉज ये फाइनेंस कंपनी हैड इट बीन ए परचेज ऑफ शेयर्स बाय इन्वेस्टिंग कंपनी, मतलब सॉरी, परचेज ऑफ शेयर्स बाय फाइनेंशियल कंपनी, तो उनके लिए शेयर्स परचेज करना क्या होता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग होगा। बट यहाँ पे क्या था, ट्रेडिंग कंपनी में, तो उनके लिए क्या बने गए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बने गए। जैसे इसके बाद देखो सिक्स वाला पॉइंट, पेमेंट ऑफ कैश तो एक्वायर डिबेंचर्स बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी होती है, दे आर फाइनेंसिंग कंपनी, जिनका काम ये है कि इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमाना। तो उन्होंने उन्होंने जो डिबेंचर्स परचेज कर दिए, उनके लिए, इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए, इन्वेस्टमेंट कंपनी फाइनेंशियल कैटेगरी में आती है, वो नॉन फाइनेंस कंपनी में नहीं है। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, दीज आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं और वहां से फिर पैसा कमा लेते हैं, इनका प्रॉफिट ही यही होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बाकी लोग अपना सरप्लस पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना, जो हमें बचा होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग सारा इन्वेस्ट ही करते हैं, क्योंकि उनका धंधा ही वही है, पैसा कमाना, उनकी एक्टिव इनकम वही है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का डिबेंचर्स परचेज कर लेना, उनकी क्या कहलाई जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आ रहा है। यस सर। इन्वेस्टमेंट कंपनी आप याद रखो, एक फाइनेंस कंपनी जिसका काम ही है शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना और वहां से प्रॉफिट कमाना। तो उनके लिए इन्वेस्टिंग इन डिबेंचर्स और इन्वेस्टिंग इन शेयर इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड ऑल्सो द डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दैट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम दैट इज ऑल्सो हियर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो और आपने इंटरेस्ट किसको पे कर दिया, आपका तो काम ही यही है ना, लोगों से पैसे लेना फिर वो कहीं पे लगा देना। तो उनको जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग जैसे है। बैंक है, बैंक जो इंटरेस्ट आएगा वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, है कि नहीं। हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा अदर कंपनीज को, हम उसको अदर इनकम में दिखाते हैं, बट बैंक जो इंटरेस्ट कमाएगा वो उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाएगा, बिकॉज उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स, अब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है फाइनेंशियल कंपनी है, अगर ऐसी बात है हम बोल एज्यूम करेंगे नॉन फाइनेंस कंपनी, तो बी फाइनेंस कंपनी उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये फाइनेंशियल कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। अदर देन दैट हम एज्यूम करेंगे कि सारी नॉन फाइनेंस कंपनी की बात है। अब नॉन फाइनेंस कंपनी के बॉन्ड्स थे, अब उनने बॉन्ड्स को रिडीम कर दिया। भाई बॉन्ड्स जो जब मैंने इशू किए थे तो मेरे लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, मैं पैसा उठा रहा था मार्केट से। अब जब उसको रिडीम करूंगा तो वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो पॉइंट नंबर 8 आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ सैलरीज, सैलरी सबके लिए, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी या नॉन फाइनेंशियल कंपनी, सैलरी इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। समझ आया। यस सर। बोला तो आपको कुछ दो तीन पॉइंट्स में डाउट था, वो हो गया क्लियर। यस सर, हो गया। किसी और को इन 9 पॉइंट्स में कोई समझ नहीं आया, मैं रिपीट करूंगा। सर जो आपने ट्रेडिंग वाला बोला था ना, हाँ, सर ट्रेडिंग कंपनी असल में कौन सी कंपनी होती है? अगर एक हिसाब से देखा जाएगा, मैं आपका पॉइंट समझ गया। जैसे नॉर्मली यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसने ट्रेडिंग कंपनी बोला है कि मतलब अदर देन फाइनेंस कंपनी, बट ट्रेडिंग कंपनी हम तो नॉर्मल पार्लर में बोलते हैं ना हम। टू बी ऑनेस्ट ट्रेडिंग कंपनी हम यही बोलते हैं जो शेयर्स में ट्रेड करती रहती है। जब हम नॉर्मली बोलते हैं कि ये ट्रेडिंग कंपनी, अगर हम इसको गूगल पे भी देखेंगे, ट्रेडिंग कंपनी हम नॉर्मली यही बोलते हैं जो शेयर्स में डील करते हैं। बट यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि इसने आंसर भी वैसे दिया है, ट्रेडिंग कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी, जो नॉर्मली जिनका मेन एक्टिविटी जो है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स या कुछ भी हो सकता है। बट ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो ट्रेडिंग कंपनी जो टिपिकली हम बोलते हैं वो हमारा होता है वो जो शेयर्स में ट्रेड कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर आपने किसी को सुना होगा जो शेयर मार्केट में डील करता है, वो बोलता है मैं ट्रेडिंग करता हूँ। एक बार गूगल पे लिख के लेते हैं, वेट करो, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी, यस सर। एक मिनट चेक ही करते हैं, तो सही पॉइंट बोल रहा है तुमने। तो ट्रेडिंग कंपनी हम नॉर्मली बोलते हैं जो शेयर्स में डील करते हैं, यहाँ पे भी यही आ रहा है ना, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, हाँ। बट इतना तो क्लियरिटी नहीं हो रहा है ये ना। अब देखो आप नॉर्मल बिजनेस में भी देखो तो वहां पे ट्रेडिंग कंपनी वो भी मानी जाती है जो नॉर्मली आप परचेज सेल ऑफ गुड्स करते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। जैसे आप एक तरीके से बोलते हो कि आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हो, आप ट्रेडिंग लाइन में हो कि सर्विस लाइन में हो, तो वो एक तरीके से कैटेगरी आ जाती है। समझ आई मेरी बात। यस सर। जब हम पढ़ते थे कि एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग बोलते थे
ट्रेडिंग में है कि सर्विस में है। फिर हम बोलते थे मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसमें पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर पीएनएल बनेगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग है ट्रेडिंग है तो डायरेक्टली ट्रेडिंग बनेगा और फिर पीएनएल बनेगा। फिर अगर बोलते हैं सर्विस है तो सर्विस में ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो उस एंगल से अगर ट्रेडिंग कंपनी होगा तो ट्रेडिंग कंपनी वो कंपनी होगी जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, जो सर्विस नहीं दे रही है, जो ट्रेड कर रही है, कुछ परचेज कर रही है, कुछ सेल कर रही है। और दूसरे पार्लर्स में जो हम ट्रेडिंग कंपनीज बोलते हैं तो ट्रेडिंग कंपनीज में हमारे ये भी आते हैं, जैसे जो स्टॉक मार्केट में डील करती है। जैसे यहाँ पे देखोगे टॉप 10 बेस्ट ट्रेडिंग, जैसे ये निकला टॉप 10 बेस्ट ट्रेडिंग कंपनीज इन द फाइनेंस हो गए। इस चीज को ऐसा कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट नंबर 5 को क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग कंपनी जो नॉर्मली यूज करते हैं पार्लेंस, वो हम उन कंपनीज को बोलते हैं जो किस में डील करते हैं, स्टॉक मार्केट में डील करते हैं। अब ट्रेडिंग कंपनी एज गुड एज बन गया इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो इसका हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। जो फिफ्थ वाला पॉइंट है हमारे लिए शेयर को परचेज करना, ये बन जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सही पॉइंट पकड़ा इसने, साइबर ने नहीं बोला ना। यस सर। हाँ, तो इसको तुम आंसर चेंज करो। फिफ्थ वाला पॉइंट को आप लिखोगे ट्रेडिंग कंपनी से, यहां से मतलब हम वही लेंगे जो नॉर्मल पार्लर में होता है। दूसरे एंगल से देखो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और सर्विस पे देखोगे तो फिर ट्रेडिंग वो हो गया जो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स कर रहा है। बट क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और यहाँ पे अगर ट्रेडिंग कंपनी का जिक्र आ रहा है तो स्पेसिफिक हिंट इस चीज की बहुत गुंजाइश है कि हिंट दी जा रही है ये वो ट्रेडिंग कंपनी है जो किस में डील कर रही है, जो वो ट्रेडिंग कंपनी जो नॉर्मली समझते हैं जो शेयर मार्केट में डील करती है, जिनका काम ही होता है फ्यूचर ऑप्शन इन सब में खेलना। तो उसके लिए वो अगर शेयर परचेज करेंगे तो उसके लिए जो शेयर में परचेज करना वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाई जाएगी। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया कि डाउट अभी भी है? सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा ये कौन सा क्या लेना है? तभी मैं छोड़ भी दिया था इस पेड़ को, मुझे पता था कि ये इसमें आ जाएगा। आपका एक दिक्कत ये आ जाएगा कि क्योंकि आपके जो बोर्ड वाले भी है ना वो भी बुक को ही देते, वो भी अपना दिमाग नहीं लड़ाएंगे। बट पॉइंट अच्छा था तो भी मुझे इसको एड्रेस करना पड़ा कि ट्रेडिंग कंपनी के दो मतलब निकलते हैं। बट अगर स्पेसिफिक बोला जाएगा मुझे भी कि ट्रेडिंग कंपनी से क्या मतलब है, तो मैं इसको कैटेगराइज करूंगा ये फाइनेंशियल कंपनी, और फाइनेंशियल कंपनी परचेज ऑफ शेयर करेगा तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना है। ठीक है, अब एग्जाम के लिए तुम कंफ्यूज हो गए, हम्म, एग्जाम के लिए इन्वेस्टिंग ही लेना। याद रहेगा ना कि ट्रेडिंग कंपनी इतना डिस्कशन हो गया था, साहिबा ने रोक दिया था। तो और इसमें डाउट है कुछ कि और बने आगे साहिबा? नहीं सर, हो गया क्लियर। ठीक है, हम्म, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी हम नॉर्मल पार्लर में अगर बोलता हूँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ या हम ट्रेडिंग एक्टिविटी में, तो इसका मतलब यही होता है भाई ये ना लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। ये लोगों से पैसा लेते हैं कि आप दे दो, जैसे मेरे एक दो दोस्त हैं उनकी ट्रेडिंग कंपनी है, तो लोगों से पैसा लेते हैं उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कुछ अपना कमीशन रखते हैं बाकी उसको दे देते हैं। तो उनके लिए ये जो परचेज सेल करना ये सब क्या हो गया? जैसे बाकी कंपनीज के लिए परचेज सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इनके लिए परचेज सेल ऑफ शेयर्स क्या हो गया? ऑपरेटिंग ऑपरेट। एक्टिविटी। इसको वैसे वो बना देना कुछ रेड पेंसिल ना साइन बना देना, थोड़ा सा याद रहेगा आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हम जस्ट देखेंगे कि ये एक्टिविटी से कैश इनफ्लो होगा कि कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। आपको बोलना है इससे आपका क्या होगा, जो कैश है आपका या कैश इक्विवेलेंट है हम्म, वो इनफ्लो आएगा ये आउट। या आउटफ्लो होगा या कोई चेंज नहीं आएगा। भाई मैंने बैंक से क्या किया, कैश निकाला बिजनेस के पर्पज से, इसमें क्या हो जाएगा, ये कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है? सर इससे ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल पर्पज। तो आपका क्या हो गया, कैश बढ़ गया बैंक कम हो गया, तो ये ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, बिकॉज कैश और कैश इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक है ना हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पोर्शन जो है, जब आप ओपनिंग कैश बैलेंस दे रहे हो या क्लोजिंग कैश दे रहे हो, जब आपने बैंक से कैश निकाला किस पर्पज से निकाला, बिजनेस में यूज करने के लिए, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगी। यस। अब मुझे पता है ये जो एक्टिविटी होगी ये आप ऑपरेटिंग में फॉल करोगे कि आप इन्वेस्टिंग में फॉल करोगे या फाइनेंस में फॉल करोगे, ये या ऐसी चीज है जिससे कैश फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कैश आया बिजनेस में ना कैश गया बिजनेस में। द आंसर इज ये
ना कैश आया बिजनेस में, ना कैश गया बिजनेस में। बिकॉज यहाँ पे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम कैश का मतलब सिर्फ कैश इन हैंड नहीं लेते। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, द सिक्योरिटीज व्हिच कैन बी लिक्विडेटेड विद इन 3 मंथ्स, वो सारा कैश इक्विवेलेंट में आता है। तो ओवरऑल अगर उस डब्बे में देखा जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक भी उसी डब्बे में है, कैश इन हैंड भी उसी डब्बे में है। मैं दूसरे एंगल से बोलता हूँ। मेरे को कोई बोलता है आपके पास कितने पैसे हैं? आपके पास कितने पैसे हैं? तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे बैंक में कितना पैसा है प्लस मेरे पास कैश कितना है। कैश में साथ, बैंक तेरे साथ, मेरे पास टोटल 5,000 रुपया है। अब मैंने बैंक से 1,000 रुपया निकाला और कैश रखा अपने पास, तो मेरे पास जो ओवरऑल कैश में इनफ्लो हो गया कि आउटफ्लो हो गया कि कोई चेंज नहीं आया? नो चेंज। नो चेंज, बिकॉज यहाँ पे मैं सिर्फ कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, हार्ड कैश, मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ। तो मेरा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों क्या है, एज गुड एज कैश। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ आई मेरी बात? तो अगर आपका कैश विड्रॉ हो रहा है बैंक से फॉर ऑफिशियल पर्पज, वहां पे कैश बिजनेस से जा ही नहीं रहा बाहर। हम बिजनेस में देख रहे हैं ना, बिजनेस में कैश कितना था, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक ही बात है। मेरी बात दिमाग में जा रही है कि बाउंसर हो रहा है? नहीं सर, आया समझ। एक सी आना समझ, बाकी मैं जवाब दूंगा। समझ यस आया सर नहीं आई। आया समझ? दिलचस्पी वाला जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। समझ आया यस नहीं सर। आया समझ? हाँ। यस सर, आया समझ। चलो आगे पढ़ो, फिर समझ आ जाएगा। अब हमें यही बताना है क्या फर्क पड़े। पहला चीज है कैश सेल। आपने कैश सेल कर ली, तो आपने, ये देखो विजुअलाइज करो, ये बिजनेस है आपका, विजुअलाइज करो, ये दुकान है आपका, ठीक है। अब आपको जरा, ये जो आपका बिजनेस है, इसमें कैश आया कि इससे कैश गया? जब कैश सेल होगी आपकी, तो बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा। आएगा। आएगा, तो ये मेरा कैश इनफ्लो है। तो कैश सेल मेरा कैश इनफ्लो है। मैं एक और क्वेश्चन पूछूं इसी के साथ ही। हम्म। मुझे बताओ, ये कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। तो मैं इसको ब्रैकेट में ऑपरेटिंग, ताकि मेरा जो दूसरे मंजिल है वहां तक जाना आसान हो जाए। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से, नो चेंज। ये मेरा कैश। अब बिजनेस की बात करूंगा, बिजनेस के पास कैश भी है, बिजनेस के पास बैंक भी है, ये दोनों इसका कैश है। अब क्या हुआ, बैंक से निकल के कैश आ गया, तो इससे कुछ फर्क पड़ा? द आंसर इज नो। बिकॉज कैश में आपका बैंक भी आता है, मैंने इससे कैश एंड कैश इक्वल, उसमें आपका कैश भी आता है, बैंक भी आता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ना बिजनेस में कैश आया, ना बिजनेस से कैश गया। मुनजा, मुझे लगता है आपको अभी भी समझ नहीं आया ये बात। नो मुनजा सर क्लास आगे। में हाँ हाँ इधर। आ गया समझ क्या बात बोल रहा हूँ मैं? हाँ तुम्हारा जवाब क्यों नहीं आ रहा है? सर दे रही हूँ। मैंने बोल दी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम बोलते हैं ना बिजनेस में। हम्म। इसमें आपका क्या आता है, कैश इन हैंड भी आता है, कैश एट बैंक भी आता है, चेक्स इन हैंड भी आ रहा है। तो हम्म। इसमें क्या होगा, बैंक से निकल के कैश आ गया, बट ओवरऑल तो कैश ही रहा है ना सारा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये लार्जर पिक्चर है। तो बिजनेस में ना कैश आया, ना बिजनेस से कैश गया। तो दूसरा जो था, उससे आपका नो इम्पैक्ट है, जैसे ही था कैश विड्रॉन फ्रॉम। ठीक है, सर अब अगर पर्सनल यूज के लिए होगा। मैं वहां पे ही आ जाएगा। अब पहली बात है, कंपनी में कोई पर्सनल यूज वाली कंसेप्ट तो होती नहीं है। कंपनी में जो पर्सनल यूज का बात तो होते नहीं है ना। बात होती है, अगर आप बात कर रहे हो, आप सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बना रहे हो, सॉरी सोल प्रोप्राइटर का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, या पार्टनरशिप का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, वहां पे ओनर ने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है, वहां पे क्या आएगा, ये कौन बताएगा मुझे? मेरे को आंसर अगर पता है, बट आई वांट की। हाँ, आउटफ्लो। ऑप्शनल। आउटफ्लो है, बट एक्टिविटी बोलो मुझे। सर फिर से बोलिए। नातिका का क्वेश्चन है कि सर आपने बोला कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर हम्म। ऑफिशियल यूज, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द कैश ओवरऑल, बिकॉज आपका बैंक अकाउंट कम हो गया बट आपका कैश अकाउंट बढ़ा। तो बिजनेस में ही कैश रहा, चाहे वो बैंक अकाउंट में आपका या कैश है, एट इज कैश इक्विवेलेंट है। नाउ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने कैश निकाला बैंक से फॉर पर्सनल यूज, हम्म। तो बिजनेस से तो कैश गया। हाँ। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये आपने खुद ही जवाब दिया कि सर आउटफ्लो। माय क्वेश्चन इज, ये आउटफ्लो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग। कोई और? कौन सर निकाला इन्वेस्ट। कैश? प्रोपरेटर।
प्रॉपर्टर निकालते तो क्या करते थे, किसको डेबिट करते थे? ड्राइंग्स ड्राइंग्स किसको डेबिट होती थी? फिर कैपिटल को। उसकी कैपिटल जब मेरे पास आती थी, ओनर की कैपिटल जब आती थी, तो वो कहाँ फाइनेंशियल पे लूंगा? फाइनेंसिंग। फाइनेंस तो वो कैपिटल को वापस लेगा तो मैं किसको माइनस करूंगा? फाइनेंस। वहां पे ओनर पैसा लाता था तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलता हूँ ना उसको। मैं अगर आपको बोलूंगा कि यार मेरे को सोल प्रॉपर्टी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो, उसने जो आपको कैपिटल दी तो वो कहाँ पे दिखाओगे आप? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसने जो कैपिटल वापस दी वो कहाँ पे दिखाओगे? फाइनेंस एक्टिविटी। तो नातिका आपको समझ आया? अगर यस कैश सर। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पहले तो कंपनी में पर्सनल यूज वाला कंसेप्ट आता नहीं, क्योंकि जहाँ पे जो मालिक होता है वो ऐसे नहीं कहता, वो शेयर्स देता है। शेयर्स का बायबैक हो सकता है, रिडेम्पशन हो सकता है, जो भी होगा, प्रेफरेंस शेयर अगर आपके होंगे। बट ओ यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रॉपर्टरशिप में भी बना सकते हैं, पार्टनरशिप। वहां पे अगर कैश निकाला है ओनर ने, तो ओनर जो कैश लाता है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाते हैं। जब वो कैश निकालेगा तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे। ठीक है बेटा? यस यस। इसके बाद है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब आपके पास कैश था, आपने उठा के बैंक में डाला। मुझे बताओ बिजनेस में ओवरऑल सोल्यूशन क्या होगी कैश की? कुछ भी नहीं नो था तो कुछ बैंक भी में रख। नहीं। सेम ही है, बिकॉज हम जब बोलते हैं कैश एंड कैश फ्लो, उसमें कैश भी है, बैंक भी है, चेक भी है, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी, सब एक ही डिब्बे में है। उस डिब्बे में कोई फर्क नहीं आया। ठीक सर? तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, नो इम्पैक्ट। एंड कोई एक्टिविटी बताओ, ये फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग है सर, कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है ना इन्वेस्टिंग, ना ऑपरेटिंग, ना फाइनेंसिंग। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी। डिक्लेयर किया बस। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, ये इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? कुछ भी नहीं, डिक्लेयर ही किया है अभी। कौन बोल रहा है कुछ भी नहीं? अच्छा, कौन आउटफ्लो बोल रहा है ये सर आउटफ्लो है? मैं साहिबा बेटी, हाँ। yes, sir. साहिबा बेटी बोल रही है कि ये आउटफ्लो है। साहिबा दिया था सार। जहर मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या है? आउटफ्लो है कि नो फ्लो है? जल्दी बताओ। सर आप रिपीट। जहरान, एक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है? यस यस। उनने बोला कि हम 10 लाख का डिविडेंड देंगे। हम्म। यही मतलब होता है डिविडेंड डिक्लेयर साहिबा। yes sir. हमारी एजीएम थी आज, तो हमने अनाउंस कर दिया कि वी विल बी डिक्लेयरिंग 10 लाख रुपीज डिविडेंड। ये हमने बोला मीटिंग में। अब आपको बताना ये आउटफ्लो हो गया कि इनफ्लो हो गया, कि अभी कुछ नहीं हुआ? सर जब तक वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे इन्वेस्टर्स तब तक। सब्सक्राइब कर कहाँ से आ गया? मतलब डिविडेंड डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? सर अभी वो डिक्लेयर ही किया है, पेड़ अभी हुआ ही नहीं। सब्सक्राइब वाली कोई बात ही नहीं होती है। इंडियन ऑयल के शेयर है मेरे पास, उसने बोला कि मैं डिक्लेयर कर दूं, मैंने आपने डिक्लेयर किया तो मेरे को कुछ एक्शन करना होता है। शेयर होल्डर को कुछ एक्शन नहीं करना होता। वो जिस दिन पे करेंगे उस दिन मेरे अकाउंट में आएगा। द पॉइंट आउट है साहिबा, अभी उन्होंने डिक्लेयर किया, हम्म। अभी पे नहीं किया बेटा। नहीं, अगर क्वेश्चन में लिखा होता डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे। पेड बाय कंपनी, हम्म। या डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, तब आप बोलोगे डिविडेंड पेड इज द आउटफ्लो। But it's written out here, dividend declared by a company. Merely declaration of dividend doesn't tantamount to outflow of the cash. ठीक है बेटा? yes sir. जरान बेटा, डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करती है या डिविडेंड जब पे करती है, शेयर होल्डर को कुछ सब्सक्राइब नहीं होता है। शेयर होल्डर को सब्सक्राइब करना होता है जब शेयर्स का इशू निकालेगा। ये इशू की बात नहीं हो रही है, ये डिविडेंड डिक्लेरेशन की बात हो रही है। तो साहिबा बेटा, आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया। डिविडेंड डिक्लेयर जो है, इसमें कोई ये नहीं होता है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी, it doesn't have any implication on the cash. But चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं। डिविडेंड पेड बाय कंपनी, आप बताओ क्या होगा? आउटफ्लो। अब सारे बोलेंगे आउटफ्लो। डिविडेंड पेड बाय कंपनी। नाउ माय क्वेश्चन इज वेदर इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। 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 किसी और का जवाब कुछ? ऑपरेटिंग नहीं। पर हमने तो अभी पढ़ा था, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंस कंपनी है, जब आप डिविडेंड दे रहे हो, आप डिविडेंड दे दो उन शेयर्स पे जो आपने इश्यू किए मार्केट में। क्यों? अपनी कैपिटल रेज करने के लिए। एज एन इन्वेस्टिंग कंपनी यू डोंट इशू शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशन ना। वहां पे आप परचेज करते हो किसी कंपनी के शेयर, फिर उनको बेच दो। अपने इशू नहीं करते हो। अपने इशू करते मतलब आप अपनी फंडिंग कर रहे हो, अपनी फंडिंग कर रहे हो, अपनी फाइनेंसिंग कर रहे हो।
तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। उस पर फिर जब डिविडेंड दोगे, दैट्स योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आई मेरी बात? मुझे 6-5 आवाजें जानी चाहिए जहन में, मुझे कोई आवाज नहीं यस जहन में। या तो इसको यस तेज करना मान, या तो इसमें समझी करा। समझ आई मेरी बात? ये जो मैंने बोला कि डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो फाइनेंस कंपनी है या नॉन फाइनेंस कंपनी, दोनों के केस में वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी नातिका? सर क्योंकि मतलब कि डिविडेंड हम उस पे देते हैं जब हम शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स इश्यू इसलिए करते इशू हैं। तो इशू अगर करेगा, चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी करेगा या नॉन फाइनेंस कंपनी, अपनी कैपिटल रेज करने के लिए करेगा। हम जो पढ़ते थे तो तब ये फाइनेंस करते थे। मैं थोड़ा और इलाबोरेट करूंगा। हम जो बोलते थे कि जो फाइनेंसिंग कंपनी होती है उनका काम होता है शेयर परचेज सेल करना। वहां जब हम परचेज सेल करना मतलब है पहले आप खरीदते थे शेयर, फिर उसको बेचते थे। इन्वेस्टिंग कंपनी जो होती है, जो फाइनेंसिंग कंपनी, तो वो क्या करती है? मैं सपोज मेरी एक फाइनेंस कंपनी है, मैंने एक फाइनेंस कंपनी खोली, लतीफ फाइनेंस कंपनी करके। मैं जब बोलता हूँ कि मेरा काम है शेयर को परचेज सेल करना, वहां पे इशू करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बोलता हूं मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे आज सस्ते में, कल मुझे लगा ये महंगे हो गए तो मैंने बेच दिया। तो ये जो मैंने परचेज एंड सेल किया, जैसे एक नॉर्मल कंपनी होती है जो गुड्स पहले परचेज करते हैं फिर सेल करती है, कि गुड्स पहले सेल करती है फिर परचेज करती है? पहले पहले परचेज। परचेज करती है फिर सेल करती है, वो गुड्स को परचेज करती है। ये लोग शेयर परचेज करते हैं फिर सेल करते हैं। तो इसको उसके साथ लिंक नहीं करना है कि ये डिविडेंड देगी। ये कभी डिविडेंड नहीं देगी उन शेयर्स पे, क्योंकि ये उसने मार्केट से परचेज किए होते, उस पर उसको डिविडेंड मिलेगा, ना कि ये डिविडेंड देगा। ये डिविडेंड देगा उस शेयर पे जो उसने अपना फंडिंग के लिए, अपना फाइनेंस के लिए किया होगा, वो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगी। यहाँ पे जो मैं जिस शेयर खरीदूंगा वो मेरा क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ठीक है। चलो ब्रो फुल पकवान। यस सर। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, आउटफ्लो। आउटफ्लो, एंड देन आउटफ्लो में मुझे बताओ कहां पे आए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग। तो मैं यहां लिखूंगा गुड्स परचेज पर। सारे एग्री कर रहे हो ना? मुझे एक ही आवाज आई, यस सर। पर कैश, एंड नाउ दिस इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मुझे लग रहा था ये चैप्टर मुश्किल होगा, मगर जिस तरह से तुम लोग रेस्पॉन्स कर रहे हो ना, मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो गया। कुछ है ही नहीं, आपको इतना ज्यादा अच्छे से रेस्पॉन्स दे रहे हो। मेरे को तो ये चीजें सीए में समझ आई थी जो आपको भी 12th में ही समझ आ रही है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग परचेज कर ली, एंड पेमेंट मेड by issue of shares। बिल्डिंग कैश तो परचेज, ना गया ना आया। इतना जल्दी का होते हैं ना। बिल्डिंग परचेज, फील आ रहा हाँ। था बिल्डिंग को परचेज कर ली, कैश तो गया होगा। नहीं, उसके बाद ट्विस्ट, और है ना ये शेयर। क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। बिल्डिंग परचेज, अब आपको लग रहा था भाई कैश तो गया होगा, बट कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर हम कैश को स्टूडेंट में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये नहीं देखना है कि फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग है, वो तो बाद में देखेंगे ना कि फाइनेंसिंग है ऑपरेटिंग है क्या है। पहला ये इनफ्लो है आउटफ्लो है, नो कुछ इम्पैक्ट। समझ आई मेरी बात? यस सर। यस सर। हमें क्या देखना है? वो जो हम बोलते हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, वो तब देखोगे, पहले ये तो देखोगे भाई कैश आया कि कैश गया। सर इस केस में ना कैश आया ना कैश गया, तो सर वो क्वेश्चन हमसे पूछना ही मत, ये ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है, वो आर नॉट गोइंग टू आंसर इट, है ना? आगे चले। यस ये सर। समझ आया सबको? यस सर। हैरान बेटा, आपको समझ आया? यस सर। क्या इससे इसको हम क्यों बोलेंगे इससे कोई इम्पैक्ट कैश में नहीं आएगा? ये जो बिल्डिंग मैंने परचेज कर दी 50 लाख की, बिकॉज सर मेरे यहाँ से कैश गया ही नहीं, मेरे यहाँ से शेयर्स गए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कैश ना आया ना गया। सर आई एम कंसर्न ओनली अबाउट द कैश, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट मेरा प्रॉफिट हुआ, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मेरे फिक्सेस में पैसा फंसा। सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है, ये फाइनेंसिंग नहीं, बाढ़ में जाए। ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा फंसा, ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आया, है कि नहीं? आप ऐसे भी बोल सकते सर इन्वेस्टिंग में हम बोलेंगे कि पैसा फंसा, फाइनेंसिंग से बोलेंगे पैसा आया। नहीं, कोई पैसा नहीं आया, कोई पैसा नहीं गया। ठीक है, हम्म। चलो एक और क्वेश्चन है, मजा आ रहा है फॉल पढ़ने में कि करता, नहीं? हाँ, ये किसमें फॉल करता? फॉल ही नहीं करेगा। नॉर्मली अगर ऐसा होता कि मैंने बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, तो एंट्री होती कि भाई मैं बोलता कि मेरा कैश आउटफ्लो है, और इन्वेस्टिंग में बोलता मैं कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, ठीक। और यहाँ से मैं शेयर इशू करता फॉर कैश, तो वहां पे बोलता मेरे पास कैश आया फाइनेंस एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपको कैश आता, इनफ्लो होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका कैश आउटफ्लो हो गया। बट सिंस यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कैश फ्लो स्टेट का पार्ट ही नहीं है।
यहाँ पे दो एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट ये मेरा कैश फ्लो में आएगा नहीं, बिकॉज ना कैश इनफ्लो हुआ ना कैश आउटफ्लो। हमें सही पिक्चर बतानी है ना बेटा। आप बोलोगे कि फाइनेंसिंग से तो कैश आ गया, कैश आया ही नहीं ना। आपके बैंक में कहाँ कैश आया, आपके हाथ में कहाँ कैश आया, तो इसको दिखाना ही नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में, नो इम्पैक्ट। समझ आई बात मुनजा, आपको समझ आया? यस सर। हाँ हाँ। ये आपका ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो। हैड इट बीन द टू ट्रांजेक्शंस कि आपने बिल्डिंग परचेज कर दी फॉर कैश, आपने शेयर इशू कर दिया फॉर कैश, देन शेयर को इशू करना, वहां से कैश आना, वुड हैव बीन फॉलोड अंडर फाइनेंस की एक्टिविटी। तो आपको फाइनेंस की एक्टिविटी से इनफ्लो दिखा था 50 लाख का। और फिर जब आपने बिल्डिंग परचेज कर दी तो क्वेश्चन उठ गया 50 लाख कहाँ गया? एक बिल्डिंग परचेज कर दी 50 लाख की, तो आपका आउटफ्लो दिखा फाइनेंसिंग। यहाँ से इनफ्लो 50 लाख, यहाँ पे 50 लाख आउटफ्लो, नेट इम्पैक्ट जीरो। बट ये ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे कैश आया नहीं, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कहीं नहीं आया। ठीक है, समझ आता रहा? यस सर। बैड डेट्स, अच्छा जी पार्ट, बैड डेट्स रिटन ऑफ आउट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 10,000, हम्म आपके एक बैड डेट हो गए 5,000 के, तो आपने क्या एंट्री कर दी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ये आपने एंट्री कर दी, बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया थ्रू प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसमें कैश आया, नो कैश गया। नो सर। मैं बोलता प्रोविजन भी बाढ़ में जाए। डेटर्स रिटन ऑफ, हाँ। डेटर्स रिटन ऑफ, नो कैश सर। आया, नो नो कैश गया। नो सर। अल्लाह अल्लाह, खैर चला। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 5,000, आपका ट्रेड रिसीवेबल था, उसने आपको 5,000 का कैश दिया। इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो। है ना? शुक्र को इसका आप रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। नाउ टेल मी, इनफ्लो आ गया, बिल्कुल ठीक। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग, वेरी गुड। जिस तरह से आप आज रिप्लाई कर रहे हो, इस हिसाब से हम कल रेडी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने। ठीक है। ठीक। बोनस शेयर्स इशूड, अच्छा पता है दिक्कत क्या होती है? मैं बताता हूँ ऑनेस्टली दिक्कत क्या होती है। ये मैंने शायद बहुत बार बोला था, आज दोबारा से बताता हूँ। दिक्कत ये नहीं होती है कि आपको कोई चीज इसलिए नहीं आती है कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा नाकाबिल होता है या कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। पता है क्या सारा गेम है? सारा गेम है कि अगर आपको कंसेप्ट समझ आया ना क्या चीज है, अगर आपको वो चीज समझ आ गई कि वो चीज क्या है, तो आप खुद ही लॉजिकली बोलोगे कि भाई ये क्या है। प्रॉब्लम वहां पे आती है, आपको समझ नहीं पाते हो वो क्या चीज है। जैसे डिविडेंड डिक्लेयर में हो गया था साहिबा, आपको समझ आया था, बट आपको लगा था कि डिविडेंड पेड वाली बात होगी, तभी आपका आंसर गलत हो गया। तभी यस आपका वो वाला आंसर, अगर खुदा ना खास्ता आपका एग्जाम में ऐसे गलती होती, आपको क्या गलती लगी? बिकॉज आपने सोचा कि ये डिविडेंड पेड है, और आपने लॉजिकली बोला डिविडेंड पेड होता तो क्या जाता है। गलती कहाँ लगी? बिकॉज वो डिक्लेयर हुआ था, वो पे हुआ नहीं था। जब आपने लॉजिकली समझा कि नहीं सर वो तो पे ही नहीं हुआ है, वो तो डिक्लेयर ही हुआ है, तो आपने खुद ही बोला। इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। जब हम बच्चे होते थे ना, मतलब फोर्थ से पहले सेकंड थर्ड में, हमें बोलते थे, आप विजुअलाइज कर लेना इस चीज को, ठीक है, अपना बचपना याद करना। हमें बोलते थे, सर हमें देता था, इसको प्लस करो, 20 + 30, यस जैसे सर। 7 पंचा आसान होता था। फिर बोलता था हाँ। 432 + 6, नहीं 432 + 5 47, जिसमें बहुत आसान, 7 से 9, 2 के 7, 5 के 9, हमें आता था समझ। फिर बोलते थे हम, करण हैज 432 rupees in his pocket, his father gave him 547, now tell how much rupees या how many rupees करण हैज। ये देखते ना, जो ही ऐसे आता था ना, जो ही ऐसे आता था, तो बहुत सारे बच्चे होते थे उनको इसका आंसर ही करना नहीं आता। क्यों? उनको ये अंग्रेजी समझ नहीं आ रही थी, ये अंग्रेजी क्या थी। करण हैज 442 rupees in his pocket, now this he has bananas, he has 50 bananas and then he goes this। जो ही अंग्रेजी आती थी तो बच्चों को लगता था कि भाई हमें नहीं आता। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये नहीं थी उनको मैथ्स नहीं आता था, प्लस माइनस नहीं करना। प्रॉब्लम ये थी कि उनको ये समझ नहीं आता कि हुआ क्या। अगर आप उनको बता देना अपनी लैंग्वेज में कि कर्ण सॉस पूता पता मिलो तुम जूता मन को होता है, वो भी जवाब दे। आपकी मम्मी पढ़ी लिखी, सपोज मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, उसको भी अगर मैं बोलूंगा ना मैं ईटा ढूंढ पता चीता, वो भी जवाब देगी, कश्मीरी गिनती में वो जवाब देगी। मगर जो ही अंग्रेजी आती थी तो उसको समझ नहीं आता था बच्चे को। याद आ रहा है बचपन, यही गलती होती थी।
क्योंकि वो Yes, समझ sir. नहीं आता था ये चीज क्या है। अगर ये समझ आ जाएगा क्या है, तो आप देखोगे ये आंसर खुद ही देगा। तभी मैं बोलता हूँ अगर आपके घर में भी कोई बच्चा बच्चा है, उनकी इंग्लिश अच्छी करो। जितनी उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, उनकी उनकी मैथमेटिक्स भी अच्छी हो जाएगी। मतलब हर बार के लिए अप्लाई करो, तो मेजरली यही होता है। आप उनकी इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी सारी बुक इंग्लिश में, तो आप उनकी इंग्लिश अच्छे से समझा दो उसको। देखो उसको क्वेश्चन करना खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे भी यही होता है। मैं ये बात क्यों बोला इस कंटेक्स्ट में, आपके पास वहां पे इंग्लिश होती थी तो आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर लेते अगर आपको इंग्लिश आती। यहाँ पे मतलब क्या है, आप उसकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको चीजें आ जाएंगी। ये मेरे कहने का मतलब है, आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो। जितनी आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना आपको उस चीज पे कमांड आएगी। इंग्लिश की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करोगे तो इंग्लिश पे कमांड आ जाएगी, शशि थरूर की तरह इंग्लिश बोलोगे। ठीक है। फिजिक्स में वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी फिजिक्स की, तो फिजिक्स पढ़ना आसान हो गया। अकाउंटेंसी वोकैबुलरी है, ये सारी चीजें जो है इनको नॉमेनक्लेचर समझो, ये होता क्या है। मतलब सबको ये चीजें समझ आती है। बोनस इशू ये होता है, तो आप खुद ही बोलोगे कि इसमें कैश आया कि कैश गया। बोनस शेयर्स इशूड, अब बताओ मुझे, बोनस शेयर्स इशूड मुझे बताओ, कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है? नो Bonus. चेंज। नो नहीं, हाँ, no effect. बोनस शेयर्स इशूड। कोई है जो बोलता है इम्पैक्ट है? नो। कमेंट है ना, कोई तो खड़ा हो जाओ। बोनस शेयर इशूड क्यों नहीं है कैश इम्पैक्ट? बोनस शेयर अभी का मतलब क्या होता है? पढ़ाया था मैंने ये पढ़ाया मैंने कभी बोनस शेयर के बारे पर में? जो एग्जिस्टिंग के शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स मैंने देते थे। पढ़ाया है ना मैंने लास्ट में। हाँ 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 तो हाँ। आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी कभी कभी क्या करती है, उनको बोलती है कि हम आपको डिविडेंड विविडेंड कुछ नहीं दे रहे, हम आपको बोनस शेयर दे रहे हैं। आपके पास अगर एक शेयर था, हम आपको एक शेयर के बदले एक शेयर देते हैं। अभी आप 10 रुपए के मालिक थे, हम आपको 10 रुपए का और मालिक बनाएंगे। तो इसको मैंने फिर बोला था, क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। तो कंपनी एंट्री करती थी, अब शेयर कैपिटल को बढ़ाना है, सपोज आपने 10 लाख के शेयर दिए फ्री में कंपनी शेयर होल्डर को, तो शेयर कैपिटल तो 10 लाख बढ़ाना है, आपके पास कैश नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करोगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी आपके पास रिजर्व होंगे। तो इसको बोलते थे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो बोनस इशू जो होता है, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर फ्री। किनको देते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उसमें एग्जिस्टिंग आपको शेयर कोई होल्डर। कैश नहीं आता है सर, ना कैश आता है ना जाता है। बोनस इशू में आपकी शेयर कैपिटल बढ़ती है, बट कॉरस्पॉन्डिंगली आप क्या करते हो, अपने रिजर्व को डेबिट करते हो। ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल, ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो इससे भी आपका क्या होता है, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है। ठीक। चलो, अब है इसके बाद जे पार्ट, सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग, हम्म, आपने बिल्डिंग को सेल कर दिया। उसका बुक वैल्यू था आपका 15,000, ठीक। उसका बुक वैल्यू था आपका 15,000, और आपने ये हम्म, एट अ लॉस ऑफ 5,000 भेजा। एट अ लॉस ऑफ 5,000। 5,000। मुझे बताओ आपका क्या हो गया। पहले मुझे बताओ कैश कितना आया आपके पास, आपने बिल्डिंग बेची, 10,000। हाँ 10,000। 10,000 आ गया आपके पास कैश, तो ये मेरा कैश हाँ इनको हो गया। सॉरी, बिल्डिंग सोल्ड। अब देखो, यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन था, 15,000 की एसेट थी, आपने उसको 5,000 के लॉस में बेचा। 15,000 माइनस 5,000, तो आपके पास कितना पैसा आया, 10,000 इनफ्लो आया। मुझे बताओ ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, वेरी गुड। क्यों? बिकॉज ये एसेट से पर्टेन करता है। एसेट का एक्वायर करना, एसेट को डिस्पोज करना, दोनों केस में वो आपकी क्या कहलाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसे हो ना, इन्वेस्टमेंट। जब से मिस क्लास मार्च में। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अगेन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड है तो नो इम्पैक्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश। आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने पढ़ा था किस में आता है, कैश इक्विवेलेंट में आता है। जैसे आपका कैश एट बैंक है, इसी तरीके से आपकी जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, वो सिक्योरिटीज जो आप अभी मार्केट में बेच सकते हो, उसको भी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में एज ए कैश इक्विवेलेंट ही ट्रीट करना होता है। तो जो आपने लार्जर बॉक्स बनाना है, उसमें आपका कैश इन हैंड भी रहेगा, कैश एट बैंक भी रहेगा, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी रहेगा, तो वो भी एज गुड एज कैश है। उसको बेचा आपने या वो उसी के फॉर्म में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका भी नो इम्पैक्ट।
समझ आई बात कि नहीं आई बात? सर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज और खाली मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेम है? सेम। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका सारा जो है वो आपका कैश इक्विवेलेंट में आ रहा है, ठीक। यस सर। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब आपका मार्केटेबल कैश इक्विवेलेंट है। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपने इशू किए थे ना, आपने रिडीम कर दिया। जब आपने इशू किया था वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, अब आपने उसको पे कर दिया वापस, अगेन ये आपकी फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। Interest paid on debentures, you have issued the debentures, that's your financing activity. Now you are paying the interest, that's also your financing activity. ठीक है। परचेज ऑफ पेटेंट, अब आपने पेटेंट परचेज कर दिया। पेटेंट को परचेज करना पहले आपका कैश जाएगा, दिस इज कैश आउटफ्लो, एंड देन आउटफ्लो में फिर दिस इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो ना कैश आया ना कैश गया। अब इसके बाद आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, ये आप घर में कर लेना। और आप क्या करोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 करोगे और आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अगर छो मर्जी तो जी तक बचो, अगर न तो 1-2 क्वेश्चन कर लेना फिर भी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन कर लेना और 2-3 क्वेश्चन कर लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखेंगे। पहले इनफ्लो देन आउटफ्लो, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो आउटफ्लो, देन फाइनेंशियल एक्टिविटी इनफ्लो, फिर चारों को मिलाएंगे, तीनों को मिलाएंगे एक साथ तो बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें भी फिर 2 मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, वो हम बाद में आएंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप हम पहुंचेंगे, ठीक है। चलो मैं, मेरे को कहीं जाना है तो मैं क्लास को क्लोज करता हूँ। कोई और डाउट होगा तो इंशाल्लाह उसको कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, यस सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।